था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, उनसे होवेंगी, उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। तो आपकी भरपूर फरमाइश पर ये है बजट स्पेशल 2023। अच्छा अली, बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी कि बजट के ऊपर बात नहीं कर रहे आप, और एक तो जाहिर है आप मिल नहीं थे रहे मुझे, दूसरा ये भी लग रहा था कि बहुत ही नॉन सीरियस शायद बजट है, तो समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या बात करनी है। मसलन आप कुछ हफ्ते से ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर और रियासत के लेवल पर इस बात का इदराक होता चला जा रहा है कि IMF से राब्ते बहाल करने पड़ेंगे, लेकिन जो बजट पेश किया गया उसमें तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल नहीं रखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखा गया। बिल्कुल ठीक है। तो इसके कितने इम्कान हैं कि अब बजट को बदलना पड़ेगा, वो जो सरकारी मुलाजमीन की बल्कि अफसरान की जो तनख्वाहें हैं उनको नज़रसानी करनी पड़ेगी या इस तरह की और चीज़ें होंगी? यार देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बाकी तो सब ठीक है, बड़े पैन नहीं मानते। तो बेसिक तो मेरा ख्याल है मसला वो है कि मतलब मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब भी शायद ने भी बीच में एक दफ़ा उनके दिल में भी ख्याल आया हो कि पहली बारी में चीज़ें ठीक कर लें। शायद इस वाली बात है। मतलब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ना एक्चुअली ये कहना बड़ा मुश्किल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आ, भोले हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सियाने हैं। और एक्चुअली दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो वो उस वजह से समझ नहीं आती कि वो मतलब क्या। लेकिन एक चीज़ तय है कि वो नवाज शरीफ साहब को ना कहने का कोई खौफ उन पे तारी रहता है। तो एक तो ये तो बजट जिस तरह आया है, मतलब क्योंकि बजट से कुछ 4-5 दिन पहले कहा यह गया था कि जी शहबाज शरीफ साहब खुद बजट की तैयारी के अमल को देखेंगे और सब कुछ करेंगे, बट उसके बाद जो बजट आया है वो तैयारी के अमल को ना ही देखते तो बेहतर था, क्योंकि कुछ भी नहीं आया इन ऑल फेयरनेस। बट अभी देखते हैं आगे, क्योंकि अब आज देख रहा था मैं कि शायद कोई न्यूज़ की खबर थी आई थिंक कि अब हुकूमत जो है वो कह रही है कि हाँ जी हम IMF की जो ट्रिब्यून की खबर थी कि हम IMF के जो बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अब एड्रेस करना करेंगे, हम इंगेज करना चाहते हैं। अब वो भी नहीं पता यार, क्योंकि उसकी वजह बेसिकली ये है कि मतलब एक चीज़ तो तय है इस बजट के आने के बाद, और वो ये है कि मतलब मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, जब मैं हुकूमत कहता हूँ तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि इलेक्शन शायद अब अक्टूबर-नवंबर से आगे ना जा सके। तो शायद वो वाली बेसिकली जो चीज़ होती है कि हम इस वक्त बजट दे देते हैं, मतलब अगस्त के पहले हफ्ते में 10 दिन में गवर्नमेंट वैसे ही ख़त्म हो जानी है, तो बजट टेस्ट तो होना नहीं, मतलब ये हमारा काम तो देना है, इम्प्लीमेंट तो हमने करना नहीं है। तो वो स्कीमों के पैसे निकाल देंगे, वो 40 दिन में जितनी स्कीमें शुरू करा सकते हैं करा देंगे, उसके अलावा बाकी आगे आने वाले जाने और उनका काम जाने, और इलेक्शन के लिए हमें अच्छी जेस्चरिंग मिल जाएगी। वो तो मतलब एक इस बजट से इम्कान लगता है। लेकिन उसमें इशू फिर ये आ जाता है कि जो हमारे फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारी मतलब वो डेट रीपेमेंट्स की सिचुएशन है, हमारे जो बेसिकली तिजारत से मुतल्लिका मामलात हैं, तो वो रियासत बज़ाते ख़ुद इसको कितना अफोर्ड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। क्योंकि फ्रैंकली अभी भी मतलब अगर वो जो मैं वो देखता हूँ लिस्ट के जी इस वक्त हमें चीन से जो कर्ज़ा मिल रहा है या जो मिलने के इम्कानात हैं, वो सिर्फ उतने ही हैं जो कि 30 जून से तक आपकी जो पेमेंट्स हैं वो हो सकेंगी। उससे ज़्यादा के लिए तो मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा अभी। तो इसका मतलब ये कि आपके जो बहुत अच्छे दोस्त ममालिक भी हैं वो भी इस एक लेवल से आगे जाने को अभी तक तो तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो बग़ैर IMF के अब मामलात आगे कैसे चलेंगे?
और इस सारी सूरत हाल में रियासत क्या ये अफोर्ड कर सकेगी कि PMLN को ये अलाउ करे कि एक इलेक्शन गिमिकरी का बजट पेश करे और इस एक एक्सरसाइज को अपने सर से टाल के आगे वालों को फेंक दे? तो ये चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, तो यही बात जो बार बार एक डेट देते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते होते थे कि आपने घबराना नहीं है, डार साहब कहते हैं कि खुशखबरी आने लगी है 15 तारीख को, 20 तारीख को, वो हर थोड़ी बाद एक डेट दे देते हैं। अच्छा, वो उसमें फिर ये भी होता है कि बीच में कुछ चाइना से छोटे मोटे चिल्लर आ जाता है, वही बात जो हमने पेमेंट देनी होती है। सो अब ये भी ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि जियो स्ट्रेटिजिक और कोई चाइना कैंप है जिसका हम हिस्सा हैं। अगेन कोई सच्चाई है इसमें? मतलब IMF के बगैर चाइना भी अगर नहीं आ रहा तो वो कौन सा कैंप है जिसमें हम हैं? अच्छा, मतलब एक तो ये जियो स्ट्रेटेजिक वाले इश्यूज हैं और वो आज नहीं है, वो हमेशा होते हैं, हमेशा से रहे हैं। मतलब पाकिस्तान तो मतलब कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ों को बैलेंस करता आया है। मतलब 1960 की दिहाई में जब पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात शुरू किए थे तो अमेरिका इसको नापसंदीदगी की नज़र से देखता था। और वो 9-10 साल के अरसे तक उसको पाकिस्तान दोनों को बैलेंस करता आया, क्योंकि फ्रैंकली चीन बिल्कुल हमारे नेक्स्ट डोर है दुनिया का। उस वक्त आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था, अब नंबर 2 है। लेकिन अब मसला ये है कि चीन एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकत है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। मतलब 1-2 है इसका इस वक्त अमेरिका के साथ। परचेज पावर पैरिटी में अमेरिका से बड़ी इकॉनमी है, नॉमिनल में भी कुछ कम है। तो अब मतलब उसके डायनामिक्स अपने थे, तो हमारे लिए तो मतलब एज मुल्क ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम चीन के साथ ताल्लुकात कायम ना करते। और वो 60 की दहाई का भी अगर आप मतलब सारे का सारा ताल्लुकात को रिव्यू करें तो अमरीकी कोई इतने खुश नहीं थे उस वक्त तक, जब तक 1969 में सदर निक्सन ने फैसला किया कि अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। तो वो 9-10 साल का अरसा हमने उसी बैलेंसिंग एक्ट में गुजारा। फिर 90s भी हम बैलेंसिंग एक्ट में ही गुजारते रहे। पिछले को 10-12-15 साल 18 साल से भी हम इफ़ेक्टिवली बैलेंसिंग ही कर रहे हैं। मतलब उसमें बैलेंसिंग में इशू ये है कि हमारी एक्सपोर्ट अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब उसका बड़ा हिस्सा मगरबी ममालिक से, ख़ास तौर पर अमेरिका से अगर एक मुल्क का हिसाब रखा जाए आता है। लेकिन हमारी दूसरी इकनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर पिछले को 7-8 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मसलन चाइना हमारा FDI का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। चाइना हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है। सो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है तेल के अलावा, मतलब जो फ्यूल के अलावा बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद फ्रैंकली एक पोटेंशली बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए चाइना ही है। हमारे यहाँ अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन या मतलब सर्विसेज वगैरह, तो उसमें भी चाइना का फुटप्रिंट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम बैलेंस तो करते आए हैं। मतलब ये मेरा ख्याल है, वो जो डार साहब इसको कह रहे हैं, वो जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं रूस नहीं जाऊंगी की वजह से मेरे साथ ये हुआ है। तो डार साहब भी बेसिकली जो है वो इमरान खान 2.0 करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं फेल नहीं हुआ, ये तो अमेरिका जो था वो मुझे चीन के साथ जाने की सज़ा दे रहा है। अब ये मसला ये होता है कि चाइना, सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे ममालिक जो होते हैं ये ज़रा थोड़े से क्लोज्ड भी होते हैं। तो मगर अगर कोई यहाँ पे जस्तजू करे, एक्चुअली तो वही है ना कि वो मतलब यहाँ पे होता भी जियो न्यूज़ ही है, तो वो डार साहब को नाराज़ भी नहीं कर सकते। तो वरना अगर कोई थोड़ी सी जस्तजू करके कुछ चाइना की मिनिस्ट्री से, PBOC से रिस्पांस ले ले, तो डार साहब के जो ये दावे हैं इनका सारों का कच्चा चट्टा खुल जाएगा। लेकिन डार साहब ये करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इशू वो नहीं है, इशू इफ़ेक्टिवली इनकॉम्पिटेंस का है। अच्छा, सो पाकिस्तान में जब भी बजट पेश किया जाता है, जो कलेक्शन के दावे होते हैं कि इस साल हम करेंगे, वो अमूमन बड़े एम्बिशियस होते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो जो हकूमती
इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी, उन्होंने भी कहा है कि यार ये तो टू मच कर गए हैं। बात सही है। देखिए बात बड़ी सीधी सी ये है कि आपने बजट को आई थिंक 800 अरब के आसपास से उठा के 1400 अरब पे ले गए हैं। तो अब वो आपने जस्टिफाई करना था, तो उसके लिए कलेक्शन भी आपने इंक्रीज़ करनी थी। तो किसी ने कहा होगा पा दिया नंबर, तो वो नंबर पा दिया गया। अब वो इशू ये है कि वही दोबारा आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि 10-12 अगस्त आई थिंक उस तक ये हुकूमत चलनी है। अगर मतलब कौमी असम्बली की मियाद ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। तो बेसिकली तो है ये वो जिसको कहते हैं ना गेट तोड़ते हुए एग्ज़िट वाला बजट है कि हमने तो विक्ट्री लैप ले लिया। तो अब वो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, सो फॉर इंस्टेंस मतलब होगा ये इवेंचुअली, मतलब जब इसको रियलिस्टिकली आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो आपने अखराजात में इजाफे किए हैं बहुत सारे, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंटली काम करने पड़ेंगे आपको। और जो आपने उसकी वजह से फिर वो जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट हैं वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। फिर इस बजट के अंदर एक बड़ा साइजेबल पोर्शन रखा गया है इस चीज़ के ऊपर कि हम बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से और एसेट सेल से प्रोसीड्स करेंगे। वो भी फ्रैंकली मतलब इस टाइम होराइजन में एक अनरियलिस्टिक सा टारगेट है, वो अचीव नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हैं। और प्राइमरली मतलब फ्रैंकली इस बजट में कोई एक नंबर भी ऐसा नहीं है जिसको आप सीरियसली ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो ट्विटर पे बहुत बातचीत हो रही है, मुझे उस फिगर तो याद नहीं है, लेकिन कि जो भी नंबर है कि हमने इस दफ़ा कलेक्शन करनी है, उसका एक मेजर चंक जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो खैर उसका तो मेरे ख्याल में कुछ भी इलाज नहीं हो हाँ जी, सकता, सिवाय 700 इसके कि हम शायद वो डेट सर्विसिंग भी ना हो सके, हम ना पे कर सके। नहीं वो तो एक्चुअली करनी पड़ेगी आपको वन वे और अदर, वरना वही उसका दूसरा इशू वो डिफ़ॉल्ट वाला होता है। तो इस दफ़ा 700 अरब के आसपास आपकी टोटल डेट लायबिलिटी है। उसमें से जो डोमेस्टिक वाला है ये तो कोई इतना इशू नहीं है, बिकॉज आप फ्रैंकली मतलब रोल ओवर मतलब रेस कर लेंगे ना। रुपए का डेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, रुपए में डेट को तो री एडजस्ट करना कोई मसला नहीं है। अब दूसरा मसला आ जाता है इसके अंदर ही वो कंपोनेंट है जो आपने डॉलर डिनोमिनेटेड डेट या फॉरेक्स डिनोमिनेटेड डेट की पेमेंट्स करनी है। वो उसके लिए फ्रैंकली फिर वही वाली चीज़ है कि मतलब IMF हो, दोस्त ममालिक पैसे से डालने शुरू करें। कोई 29 बिलियन का मेरा ख्याल है अभी भी शॉर्टफॉल था आखिरी जब हमने हिसाब किताब कोई शेयर किया था किसी ने। तो 29 बिलियन डॉलर के आसपास की ज़रूरत है आपको रोल ओवर के लिए अगले 12-13 महीने में। तो ये एक साइजेबल फिगर है। अब ये कैसे होगा, इसमें से कितना रोल ओवर होगा, कितना आप रेस कर लेंगे आपके दोस्त ममालिक से, लेकिन उसके लिए वही दोबारा मतलब अभी तक जो सिचुएशन समझ आ रही है वही यार, ये कहीं से भी बहुत ज़्यादा खुल के पैसे आने की उम्मीद तब तक नहीं है जब तक IMF वाला मामला सेटल नहीं होता। अच्छा, मुझे एक चीज़ की बड़ी तशवीश रहती है कि वैसे तो खैर जाहिर है हमारी जो हम जब रियासत कहते हैं तो रियासत का मतलब होता है कि मतलब जो पक्की नौकरी वाले जितने भी इदारे और सारा कुछ होता है, सो उनके मतलब एक ख़ास किस्म की इकॉनमी है जो उनको पसंद है, जिसमें मतलब सेक्टर्स हैं, मसलन रियल इस्टेट में उनका है इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही, वैसे तो खैर वो जाहिर है अगर वो प्रॉस्पर करेंगे तो मुल्क की इकॉनमी को उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता, मुल्क की इकॉनमी चलेगी तो उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल वो इसको कैसे ले रहे हैं डार साहब वाली अप्रोच को कि IMF दूर से दूर होता चला जा रहा है, पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, उनको अभी तक टेंशन क्यों नहीं होनी शुरू हुई? देखिए ये वो जिनकी आप बात कर रहे हैं ये वो हैं जो इस चीज़ पे भी सोल्ड आउट हो गए थे कि इमरान खान आएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, 100 अरब मेरे मुंह पे मारेगी। तो वो मतलब वो हो सकता है वो उन्होंने 9-7 महीने असद उमर साहब की फनकारियाँ भी देख ली थी। उनके ख्याल में मतलब जो रौनक मेले डार साहब लगा रहे हैं वो भी मतलब शायद उनके ख्याल में अच्छे ही हो। दिल पिशौरी हो रही है। हाँ मतलब फ्रैंकली वही वाली चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर जो डिसीजन मेकिंग है इसको मतलब ये जो परमानेंट सर्विसेज स्ट्रक्चर्स हैं इससे बाहर निकालने की ज़रूरत है अगर आपने अपने मसाइल हल करने हैं और रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग शुरू करनी है। अच्छा, सो पाकिस्तान के अंदर तो वही वाली बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई कानून, कोई आइन, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किधर क्या लिखा हुआ है, जब जो होना है वो आपने करना है आप कर लो। सो ये भी था ना कि जी अगर इंटरिम सेटअप आएगा
तो वो ज़्यादा तो चला ही नहीं सकते, बजट कैसे पेश होगा, और वो पाकिस्तान में जो मर्जी कर लेवे। लेकिन अगर अगस्त 10-20 तक ये लोग IMF के साथ डील नहीं करते, तो उसके बाद जो इंटरम सेटअप आएगा वो उसके पास ये होती है ताकत कि या IMF उसके साथ डील कर सकता है। अच्छा देखिए, मतलब इसमें ना कानूनी तौर पे तो कोई रुकावट नहीं है, या प्रोसीजरली तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन नॉर्मली IMF किसी ऐसे सेटअप के साथ डील करना अवॉइड करता है फॉर जिसकी ऑब्वियस रीजन उसकी वजह ये कि अगर उसके बाद इलेक्शन नून लीग जीत के फिर डार लगा दे। जी एग्जैक्टली, और मतलब और इस तरह की चीज़ें ना, सो बेसिकली IMF को भी इस चीज़ का एहसास है कि इलेक्शन साइकिल चल रहा है, इलेक्शन के अंदर कोई नई हुकूमत आएगी। सो IMF के अगर साथ आपके जितने भी मुआहदे हुए हैं अभी तक, हमारे भी, वो या उस दौर में होते हैं जो फौजी हुकूमत का दौर होता है जिसमें उनको तसल्ली होती है कि हाँ जी ये चलेंगे, या वो किसी भी सिविलियन हुकूमत के दौर में उस वक्त, और वो भी मोस्टली उस वक्त होते हैं जब उसका अभी कुछ टर्म बाकी होती है। तो मतलब कानूनी तौर पे या प्रोसीजरली तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इन रियलिटी बहुत मुश्किल है कि IMF किसी केयर टेकर सेटअप के साथ इंगेज करेगा। बिल्कुल ठीक है। सो अब बेसिकली ये जो भी एक चीज़ पेश हुई है ये बस एक कागज़ का टुकड़ा है इसका जो आपने करना है कर लें, ये एप्लीकेबल भी नहीं है, ये वर्केबल भी नहीं एक्चुअली है, ना यार, प्रैक्टिकल। हाँ आप सही कह रहे हैं। इसमें ना एक्चुअली एक चीज़ और भी है, मतलब फ्रैंकली वो बड़ा मुश्किल है कि ऐसे हो। लेकिन मतलब जिस तरह का ये बजट पेश हुआ है, अगर कोई अच्छा गुमान या अच्छी ख्वाहिश की जाए तो वो ये होनी चाहिए कि कौमी असम्बली से मुस्तरद कर दे। मतलब ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकली मतलब हुकूमत के इत्तेहादियों की भी अपनी कंपल्शंस भी हैं। लेकिन इसको यहाँ रोक लिया जाए तो शायद नुकसान कम हो, अगर इसको चलने दिया गया तो नुकसान ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा माजरत अगर आप सोच रहे थे कि बजट स्पेशल जो होगा उसमें बड़े नंबर्स पेश किए जाएंगे और उनके अगेंस्ट बहस होगी कि अगर इसकी एलोकेशन इधर हो जाए तो ये हो और वहाँ हो जाए तो ये हो, बात ये है कि ये जो भी आया बजट के नाम पे इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। साढ़े वालों जवाब है ये मैंने समअप ठीक कर दिया आपने ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समाप्त किया है कि मतलब इसमें कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है फ्रैंकली जो मतलब रियलिस्टिक हो और रियलिस्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे भेजनी है पैसे। खुदा हाफिज़।